नमस्कार, आप देख रहे हैं द ललन टॉप और ये हमारी रक्षा मामलों पर खास सीरीज रखवाले। फौज एक खतरनाक पेशा है, फिर दूसरे पेशों की तुलना में फौज में रिटायरमेंट भी जल्दी आता है। इसीलिए फौज में नौकरी के बाद पेंशन की व्यवस्था की गई। ये बात फौज को एक सुरक्षित करियर भी बना देती है। लेकिन रक्षा मंत्रालय के ताजा प्रस्ताव ने इसी पेंशन की जो व्यवस्था है उस पर सवालिया निशान लगा दिया है। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने और पेंशन की राशि कम करने की बात हो रही है, जिसे लेकर जाहिर तौर पर काफी नाराजगी है। इस मुद्दे पर बात करेंगे हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ संदीप पुनिथन। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद निखिल। संदीप, हम जरूर इस लीड स्टोरी पे बात करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि एक सुर्खी को लेकर के हम अपने दर्शकों को अपडेट करें। सेनाध्यक्ष नरवणे नेपाल की 3 दिवसीय यात्रा पे थे, आज उनका तीसरा दिन था। नेपाल की राष्ट्रपति बिंध्या भंडारी ने उन्हें नेपाली सेना का ऑनररी चीफ ऑफ स्टाफ बनाया। ये दोनों देशों के बीच में एक बहुत पुरानी परंपरा है। सीओएस जनरल पूर्ण चंद थापा, नेपाली आर्मी के जो चीफ हैं, उनसे प्रधानमंत्री केपी ओली और बाकी डिग्निटरीज से भी जनरल नरवणे की मुलाकात हुई है। इस सुर्खी पर संदीप, आपके पहला रिएक्शन मैं यही चाहता हूं कि ये काफी टाइम बाद हुआ है कि हमारे यहाँ से एक सीनियर डिग्नेटरी ने नेपाल विजिट किया है। जनरल नरवणे की तो ये पहली विजिट है। जितना फॉल आउट हमने पिछले टाइम में देखा था नेपाल के साथ में, क्या उसमें किसी भी तरह की सुधार की उम्मीद हम इस एक विजिट से लगा सकते हैं? सिंस हमने इससे पिछले एपिसोड में एक बार डिस्कस किया था कि म्यांमार में ये चीज काम करती है, मिलिट्री टू मिलिट्री डिप्लोमेसी वाली। क्या नेपाल में भी इससे कोई फायदा हमें मिल सकता है? निखिल, बहुत फायदे हो सकते हैं इस विजिट के, क्योंकि नेपाल का भारत और नेपाल के जो संबंध है, इस तरह के संबंध हमारे किसी और देश के साथ नहीं है। जी। उसको कहा जाता है रोटी बेटी के जो संबंध है संबंध है। हमारे और नेपाल के बीच में, वो हम दूसरे किसी देश के साथ इतनी हमारी क्लोज रिलेशंस नहीं है जितना नेपाल के। हम बहुत सारे नेपाली सिटीजन्स को एनुअली रिक्रूट भी करते हैं हमारे गोरखा रेजिमेंट, और गोरखा सोल्जर्स जो हैं हमारे 1947 से लेके आज तक कई सारे जंगों में लड़े हैं, और मतलब ऑलमोस्ट एक अनडिवाइडेड हिस्सा बन चुके हैं इंडिया के। लेकिन हाल ही में पिछले कुछ सालों में चाइना के आते ही इन संबंधों में काफी सारा एक खटास है। एक कड़वाहट आ गई थी जी। इन रिलेशन पे। और ये मैं नहीं कहता हूँ कि सिर्फ उसी की वजह से, लेकिन हमारे तरफ से भी काफी सारे कुछ प्रॉब्लम्स थे। शायद हमने कुछ ऐसी चीजें की जो हमें नहीं करना चाहिए था नेपाल के साथ। जैसे वो ब्लॉकेड की बात करते हैं, आज भी अगर आप हमारे नेपाली साथियों से अगर आप बात करोगे तो वो कहते हैं कि देखिए, आप 2015 के जो ब्लॉकेड आपने किया वो बहुत गलत चीज किया है। आज तक लोग उसके बारे में बात करते हैं कि इंडिया एक बिग ब्रदर की तरह बिहेव करती है नेपाल के साथ। तो चाइना ने शायद इन चीजों का काफी सारा फायदा उठाया, और एक तरह से एक दरार पैदा हो गया था पिछले कुछ महीनों में। और जनरल नरवणे के जाते इनमें काफी एक सुधार आ गई। जैसे हमने पिछले एपिसोड में भी बात किया, जैसे इंडिया और म्यांमार के जो टाइज हैं अलग हैं, और लेकिन मिलिट्री टू मिलिट्री डिप्लोमेसी अलग एक अलग तरह की डिप्लोमेसी है वहाँ। और नेपाल की बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि ये गोरखा रेजिमेंट के होने का ये जो है उसकी वजह से। और उम्मीद है कि आगे चल के ऐसे बहुत सारे कदम आएंगे, बहुत सारे कदम दोनों देश उठाएंगे, जिससे एक इन रिलेशंस में सुधार आ जाएगी। क्योंकि एक जो है, जो जैसे मैं कह रहा था, नेपाल और इंडिया की जो प्रॉक्सिमिटी है, इतने हजारों सालों की जो कल्चरल टाइज है, वो मुझे नहीं लगता है कि एक नए देश के आने से या कुछ पैसे फेंकने से कुछ ऐसा होगा। लेकिन हमें इसे टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं करना नहीं चाहिए। लेना चाहिए। देखिए, हमेशा रहेंगे, हम कुछ भी करेंगे, कुछ इससे कुछ असर नहीं पड़ेगा इस रिलेशन में। ये काफी एक सेंसिटिव सा एक इशू है। और हमें जैसे एक बड़े भाई और छोटे भाई की जो बीच है, जो टाइज रहते हैं, हमें उस तरह हमें बिहेव करना चाहिए, और उनकी सेंसिटिविटीज को हमें ऑन बोर्ड लेना चाहिए। तो मैं समझता हूँ अभी सरकार को ये पता चल गया है, इसीलिए बहुत सारा पिछले हफ्तों में बहुत सारे ऐसे हाई प्रोफाइल विजिट्स उन्होंने शुरू किए। और आर्मी चीफ का जाना एक बहुत ही एक सिंबॉलिक लेकिन बहुत ही एक इम्पोर्टेंट
कदम है इस दिशा में। संदीप, एक चीज आपने उसकी तरफ हिंट भी किया था, मैं चाह रहा था कि दर्शक ये तो बिल्कुल जानते हैं कि वहां से गोरखास रिक्रूट किए जाते हैं सेना में, इन्फेंट्री में, और वहाँ ट्रेनिंग भी होती है, लेकिन जो मिलिट्री टू मिलिट्री हमारे कनेक्शंस हैं नेपाल के साथ में, क्या इन दो चीजों के अलावा भी हमारा नेपाल के साथ किसी तरह का सहयोग है, या फिर यही दो की चीजें हैं कि हम वहां से लोगों को रिक्रूट करते हैं और उनके ऑफिसर्स यहाँ पे ट्रेन होते हैं? इससे इतर और क्या है इन दो देशों के बीच के सैनिक संबंधों में? बहुत सारे इक्विपमेंट हम सप्लाई करते हैं नेपाल को, जैसे लाइट हेलीकॉप्टर्स। उनकी आर्मी उतनी उनके रिक्वायरमेंट्स उतनी ज्यादा नहीं है जितने हमारे हैं। जी। जैसे कि टैंक्स और आर्टिलरी गन्स उतने तादाद में नहीं है, क्योंकि वो माउंटेनस एरिया है, इसकी वजह से ज्यादा इन्फेंट्री सेंट्रिक है। तो बहुत सारे इक्विपमेंट हम सप्लाई करते हैं। पास्ट में भी हमने राइफल सप्लाई किया, एम्युनिशन, तोपें सब सप्लाई किए। लेकिन रिसेंटली, और प्राइवेट सेक्टर का भी बहुत बड़ा हाथ है। नेपाली आर्मी जो है इंडियन प्राइवेट सेक्टर से भी काफी सारा सामान सब प्रोक्योर कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा जो है ये रिक्रूटमेंट जो हम करते हैं, क्योंकि हम न सिर्फ रिक्रूट करते हैं नेपाली सिटीजन्स को यहाँ पर, लेकिन उनका लाइफ लॉन्ग पेंशन भी हम देते रहते हैं। और आना जाना तो रहता ही है लोगों का। तो एक ये जो है एक्चुअली बेडरॉक है इस रिलेशनशिप का। तो आप एक हार्डवेयर, मिलिट्री हार्डवेयर को बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो इमोशनल बॉन्ड जो बन गया एक तरह से, जो ब्रिज है, ये शायद किसी और देश के साथ, जैसे मैं कह रहा था, ऐसे कम एग्जाम्पल्स है दुनिया में कि एक इतने क्लोज टाइज आपको नहीं दिखते हैं। क्लोज टाइज है कि एक देश दूसरे देश के सिटीजन्स को अपने आर्मी में रिक्रूट करते हैं। तो इसका कंफर्ट लेवल बहुत ज्यादा है। इसका मतलब लोग मतलब रिसेंटली अभी को बहुत सारे ऐसे डिबेट्स भी है कि हमें शायद रोकना चाहिए, क्योंकि चाइना का इतना इन्फ्लुएंस आ गया है नेपाल में। हमें अपने हमारे इंडिया में जो बसे हैं उन गोरखास से ही रिक्रूट करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे डिबेट्स है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कोई कदम सरकार उठाना चाहेगी, खास करके इस वक्त जब स्थिति इतनी नाजुक स्थिति, मतलब इतनी नाजुक बनी हुई है, दौर से गुजर रही है, तब वो नहीं करना चाहेंगे। अब संदीप, हम सीधे हमारी लीड स्टोरी की तरफ जाएंगे। हम डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, नया डिपार्टमेंट, सीडीएस बिपिन रावत उसके अध्यक्ष हैं, और लगातार एक के बाद एक चिट्ठियां आ रही हैं जो पब्लिक भी हो जाती हैं, और उसके ऊपर अच्छा खासा विवाद हम देखते हैं। सीडीएस बिपिन रावत, इन्हीं के विभाग ने फौज में पेंशन्स के मौजूदा ढांचे को बदलने की सिफारिश की है। इसके तहत लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के नीचे पदों पर पेंशन के नियमों में बदलाव किया जाएगा। मैं चाहता हूं कि एक बार हम बता दें सारे कि उनके लेटर में, उनके प्रपोजल में क्या है, उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं। अभी तक ये व्यवस्था थी कि 20 साल की सेवा देने वाले अफसर और 15 साल या 17 साल है कुछ जगह, उसकी सेवा देने वाले एनसीओ, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स को आखिरी तनख्वाह का 50% बतौर पेंशन पर मिलता रहता था। अगर आपकी तनख्वाह 40,000 है, 42,000 है, तो आपको 20 या 21,000 आपकी पेंशन होगी रिटायरमेंट के बाद। नए प्रस्ताव के मुताबिक ये प्री मेच्योर रिटायरमेंट के का जो स्लैब है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। प्री मेच्योर में से क्यों कह रहा हूँ, मैं इसको आगे बताने वाला हूँ। 20 से 25 साल की सेवा पर एंटाइटलमेंट का 25% जो रकम होगी वो आपको पेंशन मिलेगी। एंटाइटलमेंट क्या है? एंटाइटलमेंट वो है जो आपको पुराने सिस्टम के हिसाब से जो पेंशन मिलने वाली थी। 26 से 30 साल की सेवा पर 60% एंटाइटलमेंट के बराबर आपको पेंशन मिलेगी। 31 से 35 साल पर 75%, और 35 साल से ज्यादा जब आप सेवा देंगे उसके बाद आपको फुल एंटाइटलमेंट, यानी जो पुराने सिस्टम की जो पेंशन थी वो आपको मिलेगी। बैटल कैजुअलिटीज के लिए किसी भी तरह के नियम में किसी भी तरह के बदलाव की बात नहीं हुई है। अब आते हैं, ये मैंने आपको प्री मेच्योर रिटायरमेंट वाला स्लैब बताया है। इसे प्री मेच्योर हमने इसीलिए कहा क्योंकि रिटायरमेंट एज को भी बदलने की सिफारिश की गई है। इस नए प्रस्ताव के मुताबिक कर्नल रैंक तक के सेवाएं देनी होगी 57 साल तक के, ब्रिगेडियर रैंक तक 58 साल, मेजर जनरल रैंक तक 59 साल, और मेजर जनरल से ऊपर के जो रैंक्स हैं उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। इससे नीचे जब आप सेवाएं देते हैं तब उसकी कोई वजह होनी चाहिए, उसे प्री मेच्योर रिटायरमेंट माना जाएगा। और जो जेसीओस हैं, एनसीओस हैं, उनके लिए 57 साल तक की सेवाएं अनिवार्य की गई हैं। संदीप, ये स्लैब हमने शेयर कर दिया है, ये वैसे भी वायरल है। ये पिक्चर जो डीएमए से लीक हुआ है किसी तरह, ये भी एक सवाल है कि लीक कैसे हो गया। ये एक बहुत ऑब्वियस वजह जो हम सब समझ सकते हैं, जो कुछ टाइम से इस पेंशन्स और
डिफेंस बिल्स को स्टडी कर रहे हैं कि ये पैसे की एक कमी है जिसको बार बार सरकार एक्सेप्ट भी कर चुकी है। क्या इसके अलावा किसी कोई जो और वजहें दी गई हैं इस लेटर के अंदर, आप उससे कन्विंस हुए? जिस तरह से ये कहा गया कि स्किल सेट जो आपका स्किल मैट्रिक्स है वो डिस्टर्ब होता है आर्मी का, क्या ये बात सही है? कितना मेरिट है इस दावे में? देखिए, सबसे पहली बात जो है, हमें समझना चाहिए कि इंडिया की जो पेंशन बिल है, खासकर मिलिट्री पेंशन जो जिस पे हम खर्च कर रहे हैं, जी। ये बिल्कुल अनसस्टेनेबल हो गया है। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और कई सालों से सरकार को ये पता था, लेकिन हमेशा इसको टालते जा रहे थे लोग। मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ, प्लीज। कितना हम स्पेंड करते हैं इस पे। जी। इंडिया की जो मिलिट्री पेंशन्स की जो स्पेंडिंग है, पाकिस्तान की पूरी डिफेंस बजट की दुगना है। अगर पाकिस्तान 50,000 करोड़ स्पेंड करती है अपने पूरे डिफेंस बजट पे, इंडिया का सिर्फ डिफेंस पेंशन जो है 1 लाख करोड़ से ज्यादा है। और ये इसके कई सारे वजह हैं कि हर 10 साल जब पे कमीशन आते हैं तो इसके पेंशन रेट्स को बढ़ाया जाता है। इसकी सख्त जरूरत है, मैं नहीं कहता हूं कि ये बिल्कुल नहीं देना चाहिए, इसकी लॉजिक है, लेकिन इसके साथ साथ हर पे कमीशन ये कहती है कि आपको पेंशन का जो बर्डन है उसको रिड्यूस करना है। बहुत सारे उन्होंने प्रस्ताव रखे, सुझाव रखे, लेकिन सरकार ने उसे माना नहीं। इंटरनल काफी सारा कुछ रेजिस्टेंस आया था। एक एक एग्जांपल मैं देता हूं कि बहुत साल पहले 2006 में करीब पे कमीशन ने ऐसे कहा कि देखिए, इंडियन आर्मी की जो पेंशन वाली स्ट्रक्चर है बहुत यूनिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि हमारे जवान रिक्रूट करते हैं जब 18 साल के हैं, और क्योंकि उनको यूथफुल आर्मी का प्रोफाइल रखना जी है, हाँ। इसलिए उनको काफी 35 यंग रिटायर किया जाता है। यंग रिटायर किया जाता है उनको, और 15 से 18 साल के बाद उनको रिटायर किया जाता है, और जी। फिर आप उनके पूरे लाइफ तक उनको पेंशन देते हैं 50% ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी पे। तो आप सोच लीजिए कि 80% जो आर्मी है वो रिटायर करती है 35-36 एज पे, और आप उनके पूरे लाइफ पे पेंशन पे करते हैं। अब पे कमीशन ने ऐसे कहा कि देखिए, आप क्यों ना इसको लैटरल इंडक्शन की बात करें, उनको सरकार में अब्सॉर्ब करें, या फिर होम मिनिस्ट्री में अब्सॉर्ब करें, पैरामिलिट्री फोर्सेस में। ऐसे ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन दिए, लेकिन आज तक इस पे अमल नहीं किया गया। उन्होंने कंसिडर भी नहीं किया, क्योंकि होम मिनिस्ट्री ने कहा देखिए, आप सोल्जर्स को ला रहे हो, हमारा रोल अलग है, सोल्जर की ट्रेनिंग अलग है, पैरामिलिट्री फोर्स की अलग है। तो इस तरह के एम्पायर्स की वजह से आपने कुछ ऐसे ठोस कदम नहीं उठाए पेंशन बिल रिड्यूस करने के। और जैसे मैंने कहा कि आपकी पेंशन बिल अब इस तरह से बढ़ गई है कि आप ऑलमोस्ट 5 साल में पेंशन बिल डबल हो गई है। जैसे वन रैंक वन पेंशन सरकार के एक होल प्रॉमिस था आने से पहले, 2014 में उन्होंने कहा कि हम वन रैंक वन पेंशन ये इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन उन्होंने पूरी स्टडी नहीं की इसकी क्या इम्पैक्ट हो सकती है पूरे डिफेंस बजट पे। अब डिफेंस बजट की जो स्पेंडिंग है सरकार की 18% है, पूरी जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग का ऑलमोस्ट 18% स्पेंडिंग आता है, और इसमें सारा कुछ मिलाया जाता है, कैपिटल एक्विजिशन है आपका, कैपिटल, रेवेन्यू, पेंशंस वगैरह। अब 2015 में जब उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था वन रैंक वन पेंशन, उस वक्त पेंशन बिल था 54,000 करोड़, यानी ऑलमोस्ट 55,000 करोड़। अब 2020-21 में 1 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है, मतलब डबल हो गया 5 साल में। आप सोच सकते हैं। आई गेस ये कैपिटल एक्विजिशन का जो आपका बजट है ये उससे ऊपर जा रहा है। बिल्कुल, और कई सालों अभी ऑलमोस्ट इट इज लिटिल अबव द, ये पहली बार हुआ था लास्ट ईयर कि इट ऑलमोस्ट क्रॉस द कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि आप ज्यादा पेंशन पे ज्यादा खर्च कर रहे हो, कैपिटल पे कम कर रहे हो, जबकि आपके दोनों बॉर्डर्स एक्टिव है इस वक्त। पाकिस्तान एक तरफ है, चाइना एक दूसरी तरफ है, और आपके जो पेंशन बिल बढ़ते जा रहे हैं लगातार, और कैपिटल, ये पैसा जो है एक लिमिटेड सा पाई है। सरकार ने कहा देखिए, हम ऑलरेडी 18% स्पेंड कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं पेंशन पे, और जो लोग कहते हैं कि हमारी डिफेंस स्पेंडिंग बहुत कम है, सरकार का ये मानना है, उन्होंने पार्लियामेंट में भी ये कहा कि हमें लगता है कि जो हम स्पेंड कर रहे हैं, 2% 2.2 या 2.3% ऑफ जीडीपी, ये बहुत सफिशिएंट है
जो कहते हैं कम है, वो पेंशन को हटा रहे हैं इस इक्वेशन से। कई सालों से, मतलब 1980 से, मिड 1980 से उस वक्त की जो सरकार है उन्होंने डिटैच कर दिया था पेंशन्स को। मिलिट्री बजट क्या वो दिखाना चाहते हैं कि हमारी पेंशन, हमारी मिलिट्री बजट थोड़े कम है, वर्ल्ड बैंक वगैरह इंटरनेशनल एजेंसी को ये दिखाना चाहते थे। लेकिन अब ये स्थिति आ गई है कि सरकार को कोई और चारा नहीं है, उनको बताना पड़ रहा है कि देखिए हम इतना स्पेंड कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि ऑलमोस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को आउटस्ट्रिप कर रही है आपकी पेंशन बजट, और ये इसको रेक्टिफाई करने की सख्त जरूरत है, खासकर कि अब जब डिफेंस बजट बढ़ने वाली नहीं है, सरकार के पास पैसे नहीं है, ये कोविड के बाद ये जैसा। तो मैं एक आइडिया दे रहा हूं आपकी, ये सरकार की क्या सोच है इसमें। लेकिन अगर उन्होंने जो सजेशंस जो निकाले हैं, ये बिल्कुल मैं समझता हूं ये गलत हैं। उनको इस तरह के सॉल्यूशंस एक्चुअली प्रॉब्लम को पोस्टपोन करते हैं। ये अब की बात, ये आप ये सिर्फ ये कह रहे हो कि अभी हम पेंशन नहीं देंगे, किसी वक्त को आपको तो पेंशन देना ही पड़ेगा, अगर वो अब रिटायर कर रहे हो या फिर 5 साल के बाद। लेकिन आपने सिर्फ टाला है इसको। जी हाँ। और ये जो बर्डन है आपको किसी को, और पेंशन जो है एक एक बहुत ही एक इमोटिव सब्जेक्ट है। जी लेकिन हाँ, आप यही। जब पेंशन काटने की आप बात करते हो तो इसमें मतलब जिस तरह की अनरेस्ट हम देख रहे हैं, जिस तरह से सोशल मीडिया पे लोग पोस्ट कर रहे हैं, एक सर्विसमैन, सर्विंग ऑफिसर्स, और मैंने इस तरह की जो सेंटिमेंट है सरकार के खिलाफ या फिर किसी इंडिविजुअल्स के खिलाफ, जो मतलब जिन्होंने ये प्रस्ताव निकाले, जैसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत के खिलाफ, इस तरह की जो हमने सोशल मीडिया पे आज तक नहीं देखा है, क्योंकि ये, जैसे मैं कह रहा था, ये बहुत ही एक इमोटिव सब्जेक्ट है और उनको थोड़ा ये सूझबूझ से इसको हैंडल करना चाहिए था। हमें पता नहीं कैसे लीक हो गया वो जो प्रपोजल। अब ये मैं बात मेरी, हम दरअसल इस पे भी बात करना चाहते थे कि ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये कंसिस्टेंटली हम देख रहे हैं कि लगातार डीएमए स्पेशली और डिफेंस मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई चीजें एज ए लीक बाहर आती हैं और फिर उसके बाद वो चीज कंफर्म होती है और फिर वो चीज होती भी है। तो क्या ये नया तरीका है, मतलब लोगों का रिएक्शन जज करने का, कि एक बार देखते हैं पब्लिक करके कि क्या होने वाला है? ये भी हो सकता है निखिल। ये जैसे कहते हैं, अंग्रेजी में एक कहावत है जो टेस्टिंग द वाटर्स जिसको कहते हैं। ये क्योंकि ये तो पहली बार हो नहीं रहा है, ये जब से जी हम रखवाले चला रहे हैं, चौथा पांचवा एपिसोड है जी, इस तरह का। तो ये हो सकता है, हमें पता नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि वो टेस्ट कर रहे हैं वोटर्स को कि देखिए इसकी क्या रिएक्शन आती है, और फिर दूसरा एक प्रपोजल निकाल के वो देखेंगे। लेकिन जनरल, अभी ये बात भी चल रही है कि जनरल रावत की जो ऑर्डर ऑफ बिजनेस है, जो उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, पे और पेंशन और सैलरीज, वो उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ये नहीं है। फ्लैग किया है कुछ लोगों ने कि ये तो जी, आपका डोमेन नहीं है। डोमेन नहीं है ये, आपके डोमेन से बाहर है। और एक सर्विस ने ऐसे उसको एक एक दूसरा अभी एक चिट्ठी ये लीक हो गई है, जो जिसमें नेवी का ये कहना है कि हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, ये हमारे एज प्रोफाइल को बढ़ा देगा। सूट नहीं करेगा। बिल्कुल, ये सूट नहीं करेगा हमें। तो ये बहुत ही एक डिविजिव ये है, और जी हाँ। मुझे नहीं लगता है इसको ठीक तरह से, अगर ये इसकी जो इंटेंशन जो जेन्युइन है कि आपको एक ये पेंशन जो बिल जो है उसको रिड्यूस करना ही पड़ेगा। ये पेंशन बर्डन जो है अनसस्टेनेबल हो गया है, लेकिन इस तरह की जो सॉल्यूशंस है, इससे और मतलब एंग्स्ट बढ़ सकता है। और अब जी। आपने देखा ही होगा कि एक ऑपोजिशन ने एक बहुत ही डिटेल स्टेटमेंट रिलीज किया है। वो कह रहे हैं कि देखिए सरकार पेंशनर्स के को धोखा दे रही है, इस तरह की जो प्रपोजल निकाल के पेंशन्स काटने की बात कर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे इतिहास गवाह है कि जब पिछले कई सालों में मैं अंग्रेजों की बात, जमाने की बात कर रहा हूँ, जब उन्होंने पेंशन्स, पे, अलाउंसेस काटने की बात की, तो बहुत सारा तनाव फैल गया था फौज में। तो ये एक्चुअली अनएडवाइजेबल है निखिल। उनको बहुत सारे और तरीके ढूंढने हैं, ढूंढने जैसे पड़ेंगे। ऑलरेडी हैं उनके पास ये सारे सजेशंस आ गए हैं। बहुत सारी जी। कमिटियों ने इसको रेकमेंड किया है, देखिए आप पेंशन बिल रिड्यूस कीजिए, आप सोल्जर्स को इतने यंग एज पे मत रिटायर कीजिए, उनको रिटायर
करना ही हो तो आप उनको री एम्प्लॉय कर दीजिए, किसी और गवर्नमेंट इसमें लगा दीजिए, तो आपकी जो पेंशन ये आप इसको ऑलमोस्ट बाय 50% रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात जो ये है निखिल की पहली बार जो है कोई इसके बारे में बात कर रहा है फौज के अंदर से, मतलब जो जनरल रावत कर रहे हैं, इसको हमें बहुत पहले करना चाहिए। लेकिन ये जैसे मैं कह रहा था, ये बहुत सेंसिटिव मामला है, सेंसिटिव मामला है, लोग कोई उस तरफ जाने की बात ही नहीं करता है। लेकिन ये एक जरूरी है। कमेंडेबल चीज है, जरूरी है। और इससे शायद एक डिबेट शुरू कर सकते हैं कि हमें कुछ करना पड़ेगा ये पेंशन बर्डन को लेके। और अभी आज ही इनफैक्ट सरकार ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया है कि हमने कितना वन रैंक वन पेंशन के बाद हमने कितना हमने पेंशनर्स को दिया है 50-60 हजार करोड़ के बाद। और जैसे हम कह रहे थे कि एक स्टडी ये भी है जिसमें उसने उन्होंने दिखाया है कि पेंशन बिल पेंशन की बर्डन जब जैसे उन्होंने बढ़ा दिए है, कैपिटल एक्विजिशन वो 36% से घट के 25% हो गए। तो मतलब आप पे पेंशन सैलरीज पे ज्यादा खर्च कर रहे हो और हथियारों पे मॉडर्नाइजेशन पे कम खर्चा कर रहे हो। तो ये एक बहुत सीरियस सिचुएशन है। सरकार ठीक को बात एक्चुअली है। उसको संदीप, आपने सॉल्व। बहुत अच्छे से इसका पूरा इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन किया हमको कि क्यों जरूरी है और क्यों इस पे बात होना जरूरी है। आप नेवी के विरोध की बात कर रहे थे। इनफैक्ट अक्टूबर में तीनों सर्विसेज की तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन सीडीएस के पास गया था, जिन्होंने कहा था कि कुछ सर्विंग ऑफिसर्स इसको लेकर के बहुत खुश नहीं है इस प्रस्ताव को लेकर, बावजूद सीडीएस इसको बढ़ाते हैं। गवर्नमेंट सैंक्शन लेटर के लिए उन्होंने अनुशंसा कर दिया 10 नवंबर, एक दिन अभी बीत गया है। मैं अब बातचीत का थोड़ा रुख चेंज करना चाहता हूँ। हम ये समझ गए कि फौज के पास में पैसों की कमी है और इस चीज को आपको कभी ना कभी एड्रेस करना है। दूसरी चीज जो इन्होंने की है, पेंशन कट करने के अलावा इन्होंने रिटायरमेंट एज को बढ़ाया है। हमारा जो आइडिया है यंग लीन मीन फोर्सेस का, ये उसमें कहाँ आकर के फिट होगा? क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि आपके ऑफिसर्स ज्यादा सर्व करें, उसका एक जस्टिफिकेशन सीडीएस अभी प्रेस से वो हर किसी से बात कर रहे हैं, वो देते जा रहे हैं। आप एनसीओ से 57 तक के जाने के लिए कह रहे हैं। तो क्या कॉम्बैट ड्यूटीज में, फिटनेस में क्या इसका कोई असर पड़ सकता है, या फिर ये एक ऐसी चीज है जो अकोमोडेट की जा सकती है फौज के अलग अलग आर्म्स में लोगों को रख के? जैसे एक आइडिया ये है कि आपको जो कॉम्पिटेंस है वहां पे आप अपना एज प्रोफाइल वही रखिए, आपके बाकी आर्म्स में सर्विस कोर वगैरह पे सीएमपी है आपके पास में, आपके पास क्लरिकल पोस्ट पोजीशंस हैं, वहां पे आप ज्यादा उम्र के जवानों को रख सकते हैं। आपके क्या विचार हैं इस बारे में? निखिल, ये एक्चुअली एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट ये भी है क्योंकि इसके दो पहलू हैं। एक तो जो है जैसे आपने कहा कि फौज को एक यूथफुल प्रोफाइल रखने की सख्त जरूरत है और इसीलिए उन्होंने खास करके ऑफिसर्स में बहुत साल पहले उनको ये लगने लगा था कि फौज मतलब कमांडिंग ऑफिसर्स या जो कर्नल्स हैं, ब्रिगेडियर्स हैं, हायर रैंक्स जो लेफ्टिनेंट जनरल्स, मेजर जनरल्स वगैरह बहुत ओल्ड, उनकी एज प्रोफाइल जो बहुत ज्यादा है वगैरह कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो उन्होंने इसको रिड्यूस करने की बात की। इसीलिए एक अजय विक्रम सिंह कमेटी आया था, वो एक 2005-6 में, उस वक्त के जो डिफेंस सेक्रेटरी थे, उन्होंने ऐसे बहुत सारे ऐसे रिकमेंडेशंस दिए कि आपको यूथ यंग कमांडिंग ऑफिसर्स चाहिए। तो इसलिए 2008-9 के बाद हमने पहली बार देखा है कि ऑफिसर्स जो कर्नल्स रैंक थे, पहले जो थे कर्नल रैंक आपको मतलब 20 साल के सर्विस के बाद ही आपको मिलता था, लेकिन ये अब 18 साल में, 16-17 साल में, तो आपको पहली बार यंग प्रोफाइल देखने को लगे। फर्स्ट टाइम यंग कमांडिंग ऑफिसर्स मिले आपको। तो अब आता है प्रेस में भी जिक्र आता है 35-36-37 सालों के हमने कर्नल्स का जिक्र हम सुनते हैं जी। तो अब ये जो पेंशन की वजह से अब वो बोल रहे हैं कि देखिए हमें पेंशन की ये डिफर करना है या वी वांट टू मेक इट लेस अट्रैक्टिव फॉर पीपल टू लीव अर्ली, ताकि हमें उनको पेंशन ना देना पड़े। तो इसलिए दे वांट टू इंक्रीज द एज प्रोफाइल। तो इसमें एक्चुअली इट्स एक तरह से एक डिलेमा है उनके सामने। जो जैसे आपने कहा कि यू हैव टू मेंटेन द यूथफुल प्रोफाइल, और दूसरी तरफ जो है यू हैव टू इंश्योर दैट यू डोंट पे देम पेंशंस वगैरह। तो
दिस अगेन, ये जो है जनरल रावत की जो पर्सनल बिलीफ है, मैं जानता हूँ, क्योंकि जब वो आर्मी चीफ थे उन्होंने काफी सारी स्टडीज ऐसे कमीशन किए थे इस प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए। और जैसे आपने कहा कि उनका भी ये मानना है कि ये जो हम ऑफिसर्स को ले रहे हैं, जो ऑफिसर्स जेसीओस वगैरह जो एडिशनल ईयर्स सर्व कर रहे हैं, हम फाइटिंग आर्म्स में नहीं किसी और आर्म्स में उनको एम्प्लॉय कर सकते हैं। जैसे उनका मानना है कि डिफेंस सिविलियंस क्यों चाहिए हमें, क्यों ना हम आर्मी के जो रिटायर्ड सोल्जर्स हैं उनको लैटरली इंडक्ट करें, डिफेंस सिविलियंस की जो सारी जो हमारी रिक्वायरमेंट है वहां पे उनको साइड स्टेप करें। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट ये है। और द ग्रेट पार्ट निखिल इज कि हमने पहली बार हमने इसको एक्नॉलेज किया है कि ऐसा एक प्रॉब्लम है। जैसे वो अंग्रेजी में कहावत है, जो एलिफेंट इन द रूम की जो बात करते हैं, ये एलिफेंट जो है पेंशन्स है। और हम बहुत अच्छी बात की है कि हम पहली बार हमने उसको इस बात तो प्रॉब्लम को चली कम एड्रेस से कम। किया, बात शुरू कर दिया है। और उम्मीद ये है कि इस पे जल्द कुछ डिसीजन हो जाए और तीनों सर्विसेज को और सीडीएस को ये एक डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि इट इज अनसस्टेनेबल बियॉन्ड अ पॉइंट। आप लगातार ऐसे आप अगर पेंशन देते जाओगे तो उन्होंने प्रोजेक्ट किया था कि आप ऑलमोस्ट 80-90% तक जा रहा है पेंशन की जो ये खर्च है। और इट विल एक्चुअली, जैसे ऑलरेडी इट हैज ओवर आउटस्ट्रिप्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंड इट विल इन द फ्यूचर हो सकता है कि इट विल डिफेंस मिनिस्ट्री विल ओनली बी स्पेंडिंग ऑन पेंशन्स एंड रेवेन्यू, और कैपिटल प्रोक्योरमेंट वगैरह बहुत कम हो सकता है। तो दिस इज अ वेरी वेरी मेजर प्रॉब्लम। एक संदीप, मतलब ये मेरा विचार है कि जो लैटरल एंट्री की बात सीडीएस इंडिया टुडे में मंजीत नेगी को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, उसमें भी वो कर रहे हैं। डिफेंस सिविलियंस वाला जिक्र आपने किया है, ये एक बहुत पुराना सुझाव है कि आप सीएपीएफ में आप क्यों रिक्रूट करते हो, आपके पास ट्रेन्ड सोल्जर्स पहले से काफी यंग हैं, अच्छी खासी ट्रेनिंग है, आपको सिर्फ उनको थोड़ा सा सिविलियन बनाना है, उल्टी दिशा में थोड़ा सा जाना है। लेकिन इस लैटरल एंट्री में क्या आपको नहीं लगता कि थोड़ी दिक्कत इसीलिए आएगी क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर जो अदरवाइज जो आप भर्तियां निकालते हैं जिनका ऐलान चुनावी रैलियों में होता है, वो फिर कम हो जाएंगी और इसीलिए शायद पॉलिटिकल विल नहीं आ पाती होगी इस चीज के लिए कि फौजी जो रिटायर होते जा रहे हैं उनको इस तरह की लैटरल एंट्रीज दी जाएं। आपको क्या लगता है? ये निखिल 100% ये जो है एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि अगर वो कम नहीं करना चाहेंगे इसको, इट इज बेसिकली एक बहुत ही अट्रैक्टिव एवेन्यू है लोगों को बताने की, देखिए हमने यहाँ से इतने लोगों को रिक्रूट रिक्रूट किया किया, इतने यहाँ पे रिक्रूटमेंट रैलियां हो गई है। तो इट इज द बिग एक मार्क है, पॉलिटिकल एक चीज है, बहुत सेंसिटिव इशू है। लेकिन आपको ये भी समझना है कि यू कैन नॉट गो ऑन इंडेफिनेटली रिक्रूटिंग एंड हायरिंग। आप एक बात समझ लीजिए निखिल, एक देखिए, इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट, वर्ल्ड की जो सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी हमारे पास है, 1.3 मिलियन जो है फौज। पैरामिलिट्री फोर्सेस शायद दुनिया का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स है, एक 1 मिलियन ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप एक 10 लाख पैरामिलिट्री है, 13 लाख आर्मी है। तो आप कब तक ये जो मैन पावर की जो ये स्पेंडिंग है हमारा, तो लगातार बढ़ते जा रहा है। हर पे कमीशन के आने से मैन पावर की जो खर्च है, सैलरीज, पेंशन्स, इट्स बिकमिंग इंक्रीजिंगली अनसस्टेनेबल। तो जबकि बाहर के जो देश हैं, चाइना का ही एग्जांपल देख लीजिए, उन्होंने पूरे मैन पावर को कट करना शुरू किया है। बिल्कुल कट किया, ऑलमोस्ट 50% वो रिड्यूस कर रहे हैं। एक जमाने में बहुत, इट वाज ऑलमोस्ट 2 मिलियन उनके जो फौज है, अब वो आना चाहते हैं 1 मिलियन पे ऑलमोस्ट इन आवर दिस थिंग, और ज्यादा मैकेनाइजेशन लाना चाहते हैं, इक्विपमेंट लाना चाहते हैं। लेकिन हमारी जो फोकस है पूरी जो है फौज पे है, नंबर्स पे है, इन्फेंट्री पे है, पैरामिलिट्री, सब नंबर्स पे ही आप ध्यान देते हैं। हम इसको रिप्लेस करने की बात ही नहीं करना चाहते हैं कि आगे देयर शुड बी एक्चुअली अ प्लान निखिल, एक ब्लूप्रिंट लाने की बहुत सख्त जरूरत है कि आप कॉम्बैट आर्म्स को जितना है नंबर्स उतना रखिए, लेकिन आप टेल को रिड्यूस कीजिए। बहुत सारे ऐसे शुरू कर दिए काम, लेकिन बहुत कम एरियाज में उन्होंने ध्यान दिया है, जो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है जिससे, लेकिन आगे चल के यू हैव टू कट डाउन नंबर्स।
उससे और कोई ये नहीं, क्योंकि नंबर्स जो हैं, जब नंबर्स आ जाते हैं फिर सैलरीज की प्रॉब्लम आ जाती है, पेंशन्स भी बढ़ जाते हैं, और देन यू हैव टू कीप पेइंग सैलरीज एंड पेंशन्स। तो आगे एक ब्लूप्रिंट चाहिए, शायद एक 10 साल 20 साल में कब से हम इनसे एग्जांपल है 2040 में क्या स्थिति होगी, considering the growth of salaries, pensions and all that, and how we need to cut down on that thing. तो ये जो इकोनॉमिक थिंकिंग है इसकी, मतलब ये पूरी जो डिफेंस बजट की, इट शुड इन्वॉल्व ऑल स्टेक होल्डर्स, ना सिर्फ पॉलिटिशियंस या डिफेंस मिनिस्ट्री या आर्मी, सब स्टेक होल्डर्स को बैठ के अब देखना चाहिए कि देखिए ये एक्चुअली इज अ क्वेश्चन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। कैन यू अफोर्ड, व्हाट कैन यू अफोर्ड, इज इट रेवेन्यू, सैलरीज, पेंशन्स, और इज इट कैपिटल प्रोक्योरमेंट? इसमें क्या बैलेंस है एंड हमें किस तरफ, किस दिशा में हमें चलना चाहिए? तो दैट इज अ डिबेट दैट शुड हैपन वेरी क्विकली। संदीप, एक चीज हम और समझना चाहते हैं, आपने अभी चीन की मिसाल दी थी, और भी सेनाएं हैं दुनिया में, वेटरन बेनिफिट्स जो है ये हर जगह भारत के अलावा बाकी देशों में भी एक इमोशनल मुद्दा ही है। हमें जानना चाहते हैं कि बाकी कंट्रीज ने इस चीज को कैसे मैनेज किया है, जो इंडिया से कंपेरेबल जिनकी इकोनॉमी है और कंपेरेबल जहाँ पे ट्रूप स्ट्रेंथ है, वहाँ कंट्रीज में जब फौजी रिटायर होते हैं वो किस उम्र में होते हैं और उन्हें किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं? क्या किसी तरह की तुलना की जा सकती है या फिर इस तुलना में पड़ना नहीं चाहिए? निखिल, ऐसे एक जो है, एक सजेशन जो आया है टू रिड्यूस दिस बर्डन जो कहते हैं ऑफ सैलरीज और पेंशन्स, इज शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर। जो यूएस मिलिट्री में जो है, इट इज, यहाँ पे हमारी जो फोकस है कि करियर ऑफिसर्स को है कि जो भी एनडीए से आते हैं ऑफिसर्स, उनको मतलब दे हैव टू कंप्लीट 20 इयर्स 30 इयर्स पूरे करियर वो फौज में उनकी वो स्पेंड करते हैं। लेकिन ऐसा एक सजेशन आया है कि आप शॉर्ट सर्विस कमीशन को अट्रैक्टिव बना दीजिए। जो 5 इयर्स की जो पोस्टिंग है, 10 इयर्स, बहुत सारे ऐसे देश हैं जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में, उन्होंने ये पेंशन की जो ये प्रॉब्लम उनके पास नहीं है, ये हमारे जितनी उतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट सर्विस कमीशन को इतना अट्रैक्टिव बना दिया है कि आप न सिर्फ उनको शॉर्ट टेन्योर्स में लेते हैं, पर आप उनको एक स्किलिंग करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं कि आप फौज के बाद यू आर रेडी फॉर सिविलियन लाइफ ऑल्सो। तो जैसे कि एक वेरी क्रूड एक सजेशन जैसा है कि एक किल स्किल्स और स्किल्स, इसकी बात करते हैं। एक जापान में शायद एक जब सोल्जर्स को हायर करते, जापान या साउथ कोरिया, में भूल रहा हूँ कहाँ पे एग्जैक्टली, जब सोल्जर्स को वो हायर करते हैं तो एक तो उनको सोल्जरिंग की ट्रेनिंग देते हैं और फिर एक दूसरी एक स्किल भी उनको देते हैं कि ताकि वो रिटायरमेंट के मतलब 10 साल या 15 साल के सर्विस के बाद वो सोसाइटी में यूजफुल हो जाए। क्योंकि आप सोच लीजिए, अब हमारे सोल्जर्स जो जवान रिटायर हो रहे हैं 35-40 इयर्स पे, इट इज ऑलमोस्ट लाइक ही इज बीइंग डिस्कार्डेड। और बहुत सारे लोगों को पता नहीं है क्या करना चाहिए, वो गांव चले जाते हैं वापस, कुछ और प्रोफेशन शुरू करते हैं। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ये स्किलिंग की जरूरत करनी पड़ेगी, बहुत ध्यान देना चाहिए जो बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्लीज कंटिन्यू। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इस तरह की जो चीज करके वो पेंशन रिड्यूस करते हैं। आपने सिर्फ एक ऐलान कर दिया हम पेंशन रिड्यूस कर देंगे और कुछ नहीं करें। उनको एक्चुअली एक डबल ये करना चाहिए कि हम पेंशन रिड्यूस करेंगे, लेकिन आपको बदले में हम एक स्किल दे देंगे। आप चूज कर दीजिए आपको किस एरिया में जाना चाहते हैं। आप एक ब्लू कॉलर वर्क करना चाहेंगे या व्हाइट कॉलर, ये आप सॉफ्टवेयर में जाना चाहेंगे, इंडस्ट्री में, हम आपको इस इतने साल में आपको ट्रेन करके वापस हम आपको एक दूसरी करियर में हम तैयार करेंगे। ये बहुत अच्छा सुझाव है, बिल्कुल, क्योंकि ये ऑफिसर्स तो फिर भी मतलब मैंने उनको देखा है काफी एक्टिवली अच्छे करियर एवेन्यूज को परस्यू करते हुए। कई लोग अपनी स्किल्स पूरी तरह चेंज करके, कॉर्पोरेट में तो स्पेशली बहुत डिमांड है ऑफिसर्स की उनकी स्किल्स के लिए, लेकिन एनसीओ के साथ में ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि वो नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि उनको वो 35-36 रिटायर हो जाते हैं, वो गार्ड के अलावा कुछ और सोच ही नहीं पाते हैं। उनका वो मेंटल ब्लॉक इस तरह लगा हुआ होता है। संदीप, इसमें दोनों चीजें हम अब डिस्कस कर चुके हैं। जो उम्र वाला चीज है उसका जवाब शायद वक्त हमें देगा कि किस दिशा में ये लोग जाना चाहते हैं, और जो इकोनॉमिक्स है वो भी ठीक है। मैं जानना चाहता हूं कि अगर हम मान लें, हाइपोथेसिस है
कि ये सुझाव लागू हो जाते हैं, आप अपना पेंशन पे एक्सपेंडिचर कट करने लगते हैं, आप एचआर आप कम करने के बाद सीडीएस पहले ही कर चुके हैं। क्या कोई लॉन्ग टर्म प्लान है कि ठीक है आप डिफेंस बिल भी कम कीजिए, आप एचआर भी कम कीजिए, लेकिन आप आगे जाकर के क्या करना चाहते हैं, मैकेनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, क्या उस चीज को लेकर के आप बहुत क्लियर थिंकिंग देख रहे हैं फिलहाल डीएमए में या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में? निखिल, इस पे सोच शुरू हो गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी तक कोई एक डॉक्यूमेंट या कुछ प्लान सामने आया है, या फिर हमने वो प्लान के बारे में हमने सुना नहीं है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव मॉडर्नाइजेशन के तौर पे कि अगर आपने इसको फोर्स को रीबैलेंस करना हो, जी हाँ। आपको पेंशन्स रिड्यूस करना हो। ये जनरल रावत ने शुरू किया था जब वो चीफ थे, आर्मी चीफ थे। उन्होंने कहा कि देखिए हमें मॉडर्नाइज करना चाहिए, थोड़ा मैन पावर कम करके हमारे जो नए रेजिंग्स हैं, उनके नए कमांड्स, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और स्पेशल फोर्सेस कमांड की जो बात कर रहे हैं, वो हम हमारे इंटरनल रिसोर्सेज से हम जनरेट करेंगे। तो इस तरह की बातें वो कर रहे थे। ये एक बहुत ही कमेंडेबल बात है निखिल की। जनरल रावत जो है काफी कंट्रोवर्शियल है। हमेशा जब वो कहते हैं कुछ या फिर स्टेटमेंट निकालते हैं, पॉलिसी पेपर निकालते हैं, उससे काफी कंट्रोवर्सी आती है, लेकिन उनकी जो सोच है सही दिशा में है। वो बदलाव लाना चाहते हैं और आप समझ सकते हैं कि डिफेंस मिनिस्ट्री एक अकेली मिनिस्ट्री है जो लगातार 1947 से हमने कोई चेंज ही नहीं देखा है इसमें, सिर्फ बढ़ते जाता है साइज में। आप देख सकते हैं अब ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे जो थ्रेट्स हैं उतने नहीं है। 1947 से आज तक लगातार हमने फोर्सेस को बढ़ाया है। कोई एक ब्लूप्रिंट नहीं था हमारे सामने कि जो इंटीग्रेशन की जो बात चल रही है, अब इंटीग्रेशन, कमांड्स को रिड्यूस करके थिएटर कमांड्स करने की, जो ये सारी बातें जो है अब अभी शुरू किया हमने 1 या 2 साल पहले, जबकि बाकी सारे देशों में 20-25 साल से लोग इन बातों की ऑलरेडी उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया है इनके। लेकिन अब तक हमने इस तरह की एक कॉम्प्रिहेंसिव एक रोड मैप नहीं देखा है कि आप पेंशन्स को रिड्यूस करके कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको सरकार की परमिशन की जरूरत पड़ेगी, फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी बिठाना पड़ेगा, क्योंकि हमें लगता है कि सरकार एक फौज में रिटायर्ड कम्युनिटी में भी ये थिंकिंग है कि हमने अगर पेंशन की जो सैलरीज या पेंशन्स की जो कॉस्ट हमने रिड्यूस कर दी, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। हाँ, मुझे इसी सोच में, हाँ, मैं यही सोचता हूँ कि एक तरफ से आप कम कर सकते हैं, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन क्या वो बच के सही दिशा में जा रहा है? तो ये जो पैसे आप बचा लेंगे वो कहाँ जाएंगे? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चले जाएगा। वो ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि सरकार ने आपको देखा कि अच्छा आपने इतने रेवेन्यूज पेंशन्स रिड्यूस कर दिया, हम आपको ज्यादा देंगे इस बार कैपिटल पे। तो इसमें एक्चुअली कई मिनिस्ट्रीज का काम है। आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ बैठ के उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, देखिए ये हमारे कॉम्प्रिहेंसिव, ये हमारी जरूरतें इतनी हैं, हम पे पैसा इतना खर्च हो रहा है। अगर हम यहाँ से हमने पेंशन्स और सैलरीज रिड्यूस कर दिया, क्या हमें कैपिटल आप ज्यादा दे सकते हैं आगे चल के? तो इस तरह की जो कोई बात नहीं हुई है, अभी नहीं हुई। इट इज सिर्फ हमारे ये डिफेंस मिनिस्ट्री में ही रह गया, और या फिर फौज के अंदर ही ये सोच है। फाइनेंस मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट में ये सोच अभी तक आया नहीं है कि हमें अगर जैसे कि चाइना की जो मॉडर्नाइजेशन की बात करो, हालांकि चाइना का जो स्ट्रक्चर है हमसे बिल्कुल अलग है। हाँ, वो काफी अलग तरह से सोचते भी हैं और यूनिफाइड सोच है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ये जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है वही चला रही है पूरे देश को। तो उनका जो है मिलिट्री जो ऑलमोस्ट एक अभिन्न अंग है उनका जी। पार्टी है, पार्टी की एक आर्मी है, फौज है जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन चलाती है। तो जब वो अनाउंस करते हैं, देखिए हमने हमारी जो ये रोड मैप है, हमें चाइनीज आर्मी की साइज को रिड्यूस करना है, तो वो हो जाता है। तो डेडलाइन मिस करने की कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर हमारे जो है बहुत ही अलग सिस्टम है, डेमोक्रेसी है। आप देख लीजिए जिस तरह से इंट्रा सर्विस राइवलरी भी है इस चीज में कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कुछ कह दिया और दूसरे सर्विसेज ने अपोज कर दिया। ये आप सोच भी नहीं सकते कि चाइनीज
सिस्टम में ऐसा संभव है, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है क्योंकि यहाँ पे डिबेट का एक प्रथा है और एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हमको कहीं पहुंचना है तो एक वी हैव टू बिल्ड अ कंसेंसस वेरी क्विकली और हमें कुछ टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। ठीक है। एक आखिरी सवाल मेरा है संदीप, हमने दोनों चीजों को डिस्कस किया कि फौज में लोग रहेंगे कितनी देर और रिटायर होके उनका क्या होना चाहिए। मैं रिक्रूटमेंट वाले तरफ आकर के इसको थोड़ा सा देखना चाहता हूँ, इन दोनों बदलावों को, उम्र और जो पेंशन बेनिफिट्स आएंगे आपके वहां पे। इंडिया आई गेस सबसे बड़ा वॉलंटरी फोर्स, तो वॉलंटरी मेथड से हमने सबसे बड़ी फौज इकट्ठा की है हिस्ट्री में आई गेस। लेकिन अगर आप इस तरह के नियम बदलते हैं तो क्या आपको रिक्रूटमेंट पे किसी तरह का फर्क पड़ता दिखता है? क्योंकि ये हम बहुत पहले से देख रहे हैं कि आर्मी में तो स्पेशली ऑफिसर्स की काफी कमी है। एनडीए के कई बैचेस एक के पीछे एक हो गए हैं जहां पे आपका पूरा कोर्स जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है, वैसे वो स्ट्रेंथ पे जाते नहीं है, लेकिन वो जितने आपके पास में जगह आप भर नहीं पा रहे हो, आपके पास उतने कैंडिडेट्स नहीं है। फिर उसके बाद आपके बहुत सारे जो कैडेट्स हैं वो ट्रेनिंग पूरा होने से पहले भी आपके कोर्सेज छोड़ते हैं। फिर आपके प्रीमेच्योर रिटायरमेंट्स भी होते हैं। तो क्या ये उस जगह जाके हिट करने वाला है, रिक्रूटमेंट वाली जगह पे? निखिल, मुझे नहीं लगता ये जो अदर रैंक्स सिपाहियों के रिक्रूट में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ हो सकता है ऑफिसर्स के अगर आपने उनके बेनिफिट्स को इस तरह से कट करने लगेंगे या फिर आप उनको बता रहे हो कि देखिए आपको अभी 25 या 30 साल सर्व करना होगा आपके बेनिफिट्स कमाने के, यार फिर पेंशन आपने रिड्यूस कर दिया, ये बहुत एक अट्रैक्टिव रिक्रूटमेंट टूल है, तो उससे काफी फर्क पड़ सकता है। लेकिन जवानों के जो रिक्रूटमेंट है उसमें मुझे नहीं लगता उतना फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो आप जानते हैं मेजॉरिटी ऑफ द मेन रीजन जो लोग फौज ज्वाइन करते हैं, इट इज एन एम्प्लॉयमेंट फॉर देम। जी हाँ। जो देश में जो एम्प्लॉयमेंट की जो कमी है, और फौज जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है, गवर्नमेंट नौकरी की तरह जी हाँ, देखा उसी तरह जाता है। देखते हैं उसे। और बहुत अच्छा, इट्स अ वेरी गुड पेइंग जॉब। आर्मी जो है, फौज एब्सोल्युटली लुक्स आफ्टर इट्स पीपल वेरी वेल, चाहे वो अफसर हो या जवान हो। मैंने खुद अपने आंखों से देखा है कि किस तरह से जो पहले की जो स्थिति थी, जवानों के पास उतने पैसे नहीं आते थे, उनके अलाउंसेस बहुत कम थे, लेकिन ऐसे सक्सेसिव पे कमीशंस के आने से उनकी लाइफस्टाइल में बहुत बदलाव आ गया है। और इसीलिए फौज जो है, इट्स अ वेरी ल्यूक्रेटिव करियर ऑप्शन, खास करके नॉर्थ इंडिया में जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बहुत प्रॉब्लम है। ट्रेडिशनल रिक्रूटमेंट एरियाज अभी भी बढ़ते जा रहे हैं, रिक्रूटमेंट रैलीज फुल होते जा रहे हैं। तो दिस इज गोज बैक टू दैट अर्लियर पॉइंट जो हमने कहा कि क्या आप रिक्रूटमेंट को कम कर सकते हैं इस तरह से, जबकि इट इज सच एन अट्रैक्टिव पॉलिटिकल, ये तो एक पॉलिटिकल इशू भी बन सकता है। जैसे कि जो दो चीज है निखिल इंडिया में, आप जहां पे आप रिफॉर्म बहुत मुश्किल से ला पाएंगे, एक तो है जवान की बात और दूसरी जो है किसान की बात। जो जय जवान जय किसान की जो जो नारे लगते हैं, क्योंकि ये बहुत बेसिक है, इतने सारे लोगों को इफेक्ट करता है, तो इसीलिए इट इज रियली इम्पोर्टेंट दैट वी हैंडल इट विद केयर। बट ये करना चाहिए हमें। जैसे अभी फार्म बिल्स की जो बात कर रही थी, मुझे अब याद आया कि ये पेंशन की जो बात शुरू कर रहे थे, तो फार्म बिल्स पे भी सरकार ने कुछ कदम उठाए, अच्छे कदम है। मतलब हो सकता है इसमें भी फौज की जो पेंशन्स है उस पे भी वो सोच कर there will be some change in this in the years ahead. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन के लिए संदीप। शुक्रिया हमारे दर्शकों का भी जो रखवाले के लंबे लंबे एपिसोड्स देखा करते हैं। ये बड़ा दिलचस्प इस्तेमाल था जय जवान जय किसान का मेरे लिए। शुक्रिया, थैंक यू। धन्यवाद निखिल।